नमस्कार दोस्तों, ये चैनल एक ऐसे महान इंसान को समर्पित है जिनका सपना था भारत में टीवी के माध्यम से जागरूकता लाना। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्री एच.आर. सलूजा जी की। एचएमएस फिल्म के फाउंडर, दूरदर्शन पर कृषि दर्शन जैसे विशेष कार्यक्रम के निर्माता और भारत में पहले एशियन गेम्स के लाइव टेलीकास्ट के सूत्रधार। उन्होंने भारतीय टेलीविजन को नई दिशा दी और लाखों लोगों की सोच को छुआ। इस चैनल पर आपको उनकी सोच, उनका काम और उनका अनुभव मिलेगा जो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि बहुत कुछ सिखाता भी है। द चैनल honors his creativity, leadership and enduring impact on TV media. We invite you to explore his work, celebrate his legacy and take away insights that broadens your perspectives. तो जुड़िए हमारे साथ एक ऐसे सफर पर जहां हर वीडियो एक नई सीख है और हर एपिसोड देता है नया ज्ञान। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए कीमती हैं। स्वागत है आपका स्वर्गीय श्री एच.आर. सलूजा जी की प्रेरणादायक दुनिया में। अरे संध्या, कहाँ से आ रही है तू? अस्पताल से। अस्पताल से? क्या कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं। तो तू अस्पताल से क्यों आ रही है? और तू इतनी उदास क्यों है? सच बताओ। हाँ। किसी से कहेगी तो नहीं ना? नहीं। खा मेरी कसम। हाँ, तेरी कसम। डॉक्टर ने कहा चमड़ी पर ये सुन्न फीके दाग कुष्ठ के हैं। अच्छा, तो इसलिए तू उदास है? अरे पगली, इसमें घबराने की क्या बात है? कहीं उन्हें पता चल गया तो क्या? वो तेरा इलाज खुद करवाएंगे। तुझे कैसे मालूम? वो इसलिए कि वो शबाना है ना, उसके घर वाले को तेरे वो ही लेके गए थे डॉक्टर के पास और अब वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, सच। नमस्कार। आधुनिक कृषि यंत्रों और खेती के उन्नत तरीकों के इस्तेमाल ने किसान के जीवन स्तर को तो सुधारा ही है, साथ में इसने किसान को थोड़ा अतिरिक्त समय भी उपलब्ध कराया है। अब किसान चाहे तो इस अतिरिक्त समय का लाभकारी प्रयोग कर सकता है। किसान के लिए सबसे अच्छा और सुगम तरीका है पशुपालन और मुर्गी पालन, जिसका इस्तेमाल वैसे तो किसान पुश्तों से करता आया है, मगर अब यदि वे इसमें आधुनिक तकनीक अपनाए तो अपनी आय में खासी वृद्धि कर सकता है। दूध और अंडे अब रोजमर्रा की भारतीय जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए पशुपालन को बढ़ावा देने के मकसद से इस क्षेत्र में काफी बड़े स्तर पर अनुसंधान चल रही है। इसके फलस्वरूप संकर नस्ल के अच्छे पशु तैयार करने में महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल हुई है। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान और क्रॉस ब्रीडिंग जैसी आधुनिक विधियां अपनाई जा रही हैं। इस समय दुनिया में सबसे अधिक पशु भारत में हैं, लेकिन उनके लिए समुचित आहार नहीं है। पौष्टिक चारे के अभाव में पशुधन के विकास की दिशा में की जा रही तमाम कोशिशें बेकार हैं। अच्छी नस्ल के पशु की पहली और अनिवार्य आवश्यकता है पौष्टिक चारा। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में चारे की ऐसी फसलों पर अनुसंधान कर रहे हैं जो जल्दी से जल्दी उग सके और जिन पर कम लागत आए। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एम्ब्रियो बायोटेक्नोलॉजी केंद्र ने गायों और भैंसों के लिए भ्रूण विकास के नवीनतम उपायों को अपनाने में सफलता प्राप्त की है। इस नई तकनीक से एक ही पशु से एक वर्ष में कई बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। केवल 2 दशक पहले तक दूध की कमी और उसका आसानी से न मिल पाना एक आम बात थी, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब दूध न केवल हर जगह उपलब्ध है, बल्कि अब इसे हर कोई आसानी से खरीद सकता है। देश में कुछ समय पहले तक मुर्गी पालन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ये कृषि क्षेत्र का सबसे अधिक तेजी से उभरने वाला हिस्सा बन चुका है। अंडों के उत्पादन में भारत का दुनिया में 5वां स्थान है। इस आमूल परिवर्तन का कारण मुर्गियों का समुचित रखरखाव, नई तकनीकों का इस्तेमाल और बाजार से मिलने वाला समर्थन है।
इस व्यवसाय में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल रहा है। मुर्गी पालन के विकास के फलस्वरूप विभिन्न देशों को चिकन का मांस निर्यात करने में भी महत्वपूर्ण मदद मिली है। मुर्गी पालन के काम की सफलता काफी हद तक मुर्गियों के लिए बनाए गए शेड्स, उनके उचित रखरखाव, उनके स्वास्थ्य की निरंतर देखभाल, साफ पानी और स्वच्छता पर निर्भर करती है। वास्तव में मुर्गी पालन कम खर्चे में बहुत ही कम समय में मनुष्य के लिए पौष्टिक आहार उत्पन्न करने का एक सर्वाधिक प्रभावी साधन है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन का काम अतिरिक्त आमदनी और रोजगार के अवसर बढ़ाने का एक कारगर माध्यम साबित हुआ है। एक और रुक्मिणी देवी गांव के कल्याण को अपने व्यक्तिगत कठिनाइयों और उलझनों के बावजूद प्राथमिकता देती हैं, और दूसरी ओर जसवंत सिंह सदा ही इन कल्याणकारी योजनाओं का विरोध तो करता ही है, इससे भी ज्यादा वह सरपंच के घर को ही तोड़ने के लिए औछे हथकंडे अपनाता है। कितनी कामयाब होती हैं जसवंत सिंह की ये घटिया चालें, देखते हैं महिला सरपंच की इस कड़ी में। क्यों बबुआ, इतने परेशान क्यों हो? देखो बेटा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चाचा मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, क्या करूँ? देखो बेटा, एक बात तो तुम्हें साफ साफ कहनी होगी कि तुम करना क्या चाहते हो। चाचा मैं शहर जाना चाहता हूँ, वहाँ जाकर अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। तो इसमें मुश्किल क्या है बेटा? खाते पीते घर के हो, ये काम तो आसानी से हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं है, सब इसके खिलाफ है। अम्मा चाहती है कि मैं यहीं रुककर भैया के साथ काम करूँ। बस बेटा, तेरी अम्मा तो। चाचा तुम मेरी मदद करो ना। कितने पैसे चाहिए? अरे पैसे नहीं चाहिए, बापू तो यहाँ है नहीं और अम्मा को और कोई नहीं मना सकता। तुम्हारा कहा वो नहीं टालेगी। ठीक है बेटा, मैं बात करता हूँ तेरी अम्मा से। ठीक? प्रणाम अम्मा जी। जीते रहो, खुश रहो। और घर में सब ठीक ठाक है? जी, मैं कई दिनों से आने की सोच रहा था, पर आप तो समझती हैं, दफ्तर से फुर्सत ही नहीं मिलती। जिसका काम हो जाता है वो पलट कर नहीं देखता, और जिसका नहीं होता वो 10 आरोप लगा देता है। अरे ये कोई तो धमकी भी दे देता है। ये तो दुनिया का दस्तूर है। अगर आदमी अपना काम ठीक ढंग से करे ना, तो कभी किसी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलता। वो तो है अम्मा जी, पर जो जिम्मेदारी सरकार ने हम पर सौंपी है, उसके कुछ कायदे कानून भी बनाए हैं। हर आदमी चाहता है कि उसका काम उसी के ढंग से हो जाए, पर हर आदमी को हर वक्त हर बार खुश नहीं किया जा सकता। अरे ये लो। लीजिए। अम्मा, हाँ मुझे ब्लॉक के दफ्तर जाना है। पता चला है कुछ बढ़िया बीज आए हैं। अरे थोड़ा ठहर के चलते हैं, मुझे भी जाना ही है, साथ ही चलना। आप क्यों परेशान होते हैं वीडियो साहब? और फिर मुझे वापस आने में दिक्कत नहीं होगी क्या? मैं क्या पैदल आऊँगा? पैदल क्यों आओगे? ये जीप किस लिए दे रखी है सरकार ने? नहीं वीडियो साहब, मुझे 2-4 जगह और भी काम है। आपकी जीप की सवारी फिर कभी करेंगे। अच्छा अम्मा, मैं चलता हूँ। तुम जा रहे हो तो वहाँ ग्राम सेवक रामफल मिलेगा, जरा उससे कह देना मैंने कहा है कि वो गांव रहेड़ा का चक्कर लगा जाए। मैं दोपहर बाद ही दफ्तर पहुँचूंगा। जी बहुत अच्छा, कह दूंगा। अच्छा अम्मा, नमस्कार वीडियो साहब। क्या बात है, रेड़ा में कुछ खास बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं। परसों मंत्री जी दौरा करने वाले हैं, थोड़ा समय से पहले सब कुछ ठीक ठाक हो जाना चाहिए ना। अब आप तो जानती हैं, अपनी ये नौकरी इसीलिए रह गई है। मंत्री खुश तो अफसर खुश, अफसर खुश तो अपनी नौकरी पक। अब आप हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। अरे भाई, सेवा तो आप ही के लिए ही है। अब लोगों ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, वो आप लोगों के सहयोग के बिना तो मैं निभा नहीं सकती। आप हुक्म तो दीजिए। मैं सोच रही थी कि इस बार कच्ची बस्ती के पास में ट्यूबवेल लगवा दूं। मगर वो, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि बस्ती वालों को पीने के लिए पानी इकट्ठा करने की मशक्कत से छुटकारा मिल जाएगा, मवेशियों को आसानी से पानी पिला सकेंगे। और दूसरी बात ये, खेत नज़दीक होने से खेतों को भी पानी मिल जाएगा। इसी बहाने बंजर ज़मीन काम में आ जाएगी और लोगों को काम मिल जाएगा। मुझे आज्ञा है, मैं चलूं? खाना खा करके जाते। अभी 2-1 जगह और जाना है। यहाँ आया तो थोड़ा गांव की खबर भी लेता चलूं। अरे बार बार बाहर क्या देख रहा है?
कुछ नहीं चाची। कुछ तो है, बताना हमें। चाची तुम भी बस। अच्छा ठीक है, ये तो बता तेरे इरादे क्या हैं? हमारे इरादों की कौन सुनता है चाची, मेरी सुनता ही कौन है। इतनी मायूसी वाले बातें मत किया कर। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं इनसे कहकर कोई बंदोबस्त करवा दूंगी। लेकिन ये तो बता कि तू करना क्या चाहता है? चाची मैं चाहता हूँ कि शहर में जाकर ऐसा कारोबार शुरू करूँ जिससे ढेर सारे रुपए कमाए जा सकें। पर ढेर सारे रुपए कमाने के लिए ढेरों रुपए खर्च भी करने पड़ते हैं। इसका क्या सोचा है तूने? इसमें सोचना क्या है, अपनी इतनी बड़ी जायदाद है, उसमें मेरा भी हिस्सा है। पागल हो गया है क्या? ऐसी बातें क्यों करता है? अरे घर वाले तो तेरे वैसे ही तेरे खिलाफ हो रहे हैं। वो तेरे को बाहर भेजना थोड़ी नहीं चाहते हैं, और ऊपर से तू अब जायदाद के बंटवारे की बात करेगा तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। देख मेरा भाई है ना हरदयाल, वो शहर में रहता है, उसका अच्छा कारोबार है। मैं उससे कहूंगी ना तो वो तुझे कर्ज दिलवा देगा, मामूली से ब्याज पे। सच चाची, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा हो गया ना चाची तो सारी उम्र तुम्हारा एहसान मानूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे तू तो मेरा अपना बच्चा है, तू तरक्की करेगा, 4 पैसे कमाएगा तो मुझे ही खुशी होगी ना। पर मुझे एक बात से बहुत दुख होती है, जब भौजी महेश के लिए इतना कुछ करती है और तेरे लिए कुछ नहीं करती, तो सच हमें बहुत दुख होता है। खैर हमें क्या लेना, पर तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चाची मैं चलूं क्या? क्यों? ललिता बहन जी आ रही है और तू जा रहा है। उसे क्यों बुलाया यहाँ? क्यों? मैं उसे नहीं बुला सकती? क्या मेरा कोई हक नहीं है उस पर? मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो ये पूछ रहा था कि कोई काम था तुम्हें। पर तुम्हें क्या काम है उस मास्टरनी से? तो क्या मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया? अरे मैं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने जा रही हूँ ना, और ललिता बहन जी मास्टरनी है, तो सोचा उनसे कुछ मदद ले लूँ, उनसे कुछ सीख लूँ। वो बच्चों को पढ़ाती है ना, इसीलिए मैंने उन्हें बुलवा भेजा है। अच्छा चाची मैं चलता हूँ। देश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक देश में रोजगार दफ्तरों में करीब 4 करोड़ ऐसे लोगों के नाम दर्ज हैं जो रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि बेरोजगारी की समस्या से किसी हद तक निपटा जा सकता है यदि स्कूलों में ही व्यावसायिक शिक्षा पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। इस पर हमें विस्तृत जानकारी दे रही हैं प्रोफेसर पूनम अग्रवाल। आजकल का युवा पढ़ लिख कर डिग्री तो हासिल कर लेता है, लेकिन उसे नौकरी पाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? कुछ ऐसा रहा कि बहुत समय से जो शिक्षा प्रणाली चली आ रही थी, उसमें युवाओं को जो ज्ञान दिया गया वो ज़्यादातर किताबी ज्ञान था, जिसके आधार पर वो ऐसे नौकरियों की तलाश में लगे रहते थे जो कि एक कुर्सी में इस पर बैठकर नौकरी करना है, जिसमें लिखने पढ़ने का काम है, और या सरकारी नौकरियां हैं। तो इस तरह की नौकरियां तो बहुत कम हैं, और दिन पर दिन सरकारी नौकरियां या इस तरह की नौकरियों के प्रतिशत में कमी हो रही है। अगर हम एक प्रतिशत के आधार पर देखें तो मुश्किल से 8-9% इस प्रकार की नौकरियां हैं जो कि ऐसे लोगों को मिल सकती हैं। तो ज़्यादातर नौकरियां इस आधार पर मिलेंगी अब, जिनमें कि किसी न किसी कौशल की ज़रूरत होगी। तो ये जो किताबी ज्ञान मिलता रहा अब तक BA MA करने में, जिसमें कि ज्ञान तो ज़रूर मिल जाता था, लिखना पढ़ना आता था, ज्ञान का बुद्धि का विकास होता था, लेकिन किसी विशेष कौशल की प्राप्ति नहीं होती थी जो कि किसी न किसी व्यवसाय से संबंधित हो। इसीलिए ऐसा है कि डिग्री तो मिल जाती है लेकिन उसके आधार पर नौकरी नहीं मिलती। तो ये शिक्षा जो है वो नौकरी से या रोज़गार से जुड़ी हुई शिक्षा नहीं है। इस संदर्भ में आपका संस्थान क्या क्या कर रहा है? जैसा कि मैंने बताया कि किसी न किसी कौशल का विकास हो बच्चे में जब वो शिक्षा ग्रहण करे, तो जो भी व्यवसाय हो सकते हैं तरह तरह के, जिसमें कि किसी न किसी तरह की नौकरी, चाहे वो वेतन भोगी रोज़गार हो या कि स्वरोजगार हो, ऐसा रोज़गार मिल सके, ऐसी कौशल से संबद्ध आधारभूत शिक्षा सारे देश विदेश में व्यावसायिक शिक्षा के नाम से दी जा रही है। और हिंदुस्तान की शैक्षिक प्रणाली में भी व्यावसायिक शिक्षा का समावेश किया गया, जो कि शुरू से ही अलग अलग स्तर पर दी जा रही है, लेकिन जो हम व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं 11वीं और 12वीं के स्तर पर उसका समावेश किया गया, और अलग अलग व्यवसायों से संबंधित पाठ्यक्रमों का विकास किया गया, जिससे कि वो पाठ्यक्रम बच्चा पूरे 2 साल तक पढ़ेगा। जैसे कोई बच्चा
खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग में कुछ करना चाहता है तो पूरे 2 साल तक 70% समय में वो बच्चा इसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करेगा। तो फिर उससे संबंधित जो व्यवसाय होंगे वो उसके लिए उस बच्चे को पूरी तरह से कौशल और ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जिससे कि वो उस प्रकार के काम में अपना योगदान दे सके और उससे अपनी रोजी रोटी भी कमा सके। तो इस तरह के पूरे देश में करीब 150 अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम हैं, जो कुछ कृषि से संबंधित हैं, कुछ गृह विज्ञान से संबंधित हैं, कुछ तकनीकी से संबंधित हैं, कुछ वाणिज्य से संबंधित हैं। इस तरह से करीब 150 पाठ्यक्रम पूरे देश में ऐसे हैं जो कि चलाए जा रहे हैं, जिनका कि उद्योगों से या व्यवसाय से एक सीधा संबंध है। तो हमारा जो संस्थान है वो इस प्रकार की जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको पूरी तरह से हर क्षेत्र में सहायता देना, उसका प्रचार प्रसार, उसके लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता है उसका विकास करना, इन सब कामों को हमारा संस्थान कर रहा है। ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं? हमारा संस्थान मूल रूप से 4 तरह के काम कर रहा है, जो कि विकास से संबंधित हैं, शोध या रिसर्च से संबंधित हैं, प्रशिक्षण से संबंधित हैं और प्रचार और प्रसार से संबंधित हैं। तो ये जो पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं ये तो उच्चतर माध्यमिक जो विद्यालय हैं वो चला रहे हैं ये कार्यक्रम, और हम उनके माध्यम से ये कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं। और जो राज्यों की जो गवर्नमेंट है, सरकारें हैं, उनसे हम लोग संपर्क स्थापित करते हैं। तो बहुत से स्कूल जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में या कि ट्राइबल क्षेत्रों में भी हैं और उनमें हमारे ये पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जब हम पाठ्यक्रम चलाते हैं तो या बनाते हैं तो हम ज़रूर इस बात का ध्यान रखते हैं कि किस किस प्रकार के पाठ्यक्रम की कहाँ कहाँ आवश्यकता है। तो उस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह के पाठ्यक्रम चल सकते हैं जिससे कि जो ग्रामीण युवा हैं वो उन्हें पढ़ें और उसके अनुसार ग्रामों से शहर में आने के बजाय ग्राम में ही उन्हें कोई ना कोई ऐसा व्यवसाय, ऐसा उद्योग वो स्थापित कर सकें जिनसे कि उन्हें फ़ायदा हो, या कि कोई ऐसा उन्हें रोज़गार मिल जाए। तो ये हम पाठ्यक्रम बनाते समय जो आवश्यकता है उसका ध्यान रखते हैं। तो उस हिसाब से कई ऐसे हमारे पाठ्यक्रम हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं के लिए या उन लड़कियों या महिलाओं के लिए बड़े ज़रूरी और काम के हो सकते हैं। लाखों लोगों ने हाल ही में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को देखा। इस मेले में 5000 से भी अधिक विदेशी एवं भारतीय कंपनियों ने भाग लिया था और इनमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी शामिल थीं। जब हम इस मेले में घूम रहे थे और हमारी कैमरा टीम साधारण बीमा निगम के मंडप पहुंची तो वहां हमारी मुलाकात हुई निगम के अध्यक्ष श्री डी सेनगुप्ता से। 72-73 साल में जो नेशनलाइजेशन हुआ था उसके बारे में जो सरकार और ये हम लोग को डायरेक्शन दिया गया था, which are embedded in General Insurance Nationalization Act, all of these parameters have been fulfilled substantially. जैसे प्रीमियम बहुत बढ़ गए हैं, नेट एसेट वैल्यू बहुत बढ़ गए हैं। हमारे हर स्टेट में एक एक ऑफिस हम खोल लिया है। आजकल हम लोगों के पास करीबन 4200 के करीब ऑफिस हैं। हमारा जो टोटल एम्प्लॉयज़ करीबन 25,000 से बढ़ के 86,000 हो गए और प्रॉफिट टू दी गवर्नमेंट दैट इज द शेयर होल्डर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। सरकार ने कोई 22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और आज तक 473 करोड़ के लगभग हमने डिविडेंड दे चुके हैं और टैक्स के तरफ से करीबन 4,400 करोड़ की तरफ दे चुके हैं। आपकी साधारण बीमा की जितनी कंपनियां हैं वो अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति कैसे करती हैं, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका फुलफिलमेंट कैसे होता है? 2-3 तरीका के। एक तो जो प्रोडक्ट्स जो वीकर सेक्शन के लिए बनाना चाहते हैं, बनाना चाहिए, वो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं। आज देखिए कैटल इंश्योरेंस की जनता पर्सनल एक्शन पॉलिसी जो पहले ज़माने में नहीं था, जो 107 कंपनी 1973 के पहले था, वो लोग ये सब पॉलिसी बनाए नहीं था। आज आप 12 रुपया में पर्सनल एक्शन पॉलिसी ले सकते हैं कि राज रजिस्ट्री पॉलिसी एज लो एज 8 रुपये में ले सकते हैं, ग्रुप बेसिस में ले सकते हैं। ये साल का प्रीमियम है पर हेड और 8 रुपया में ग्रुप बेसिस में लेने से
25,000 तक भुगतान हो सकते हैं। तो इतने कम पैसे में जो सोशली वीकेंड पर्सन्स हैं उसके लिए पॉलिसीज़ मेरे ख्याल में 1932 को पहले नहीं था। एक तो हो गया प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा, ये इंश्योरेंस कंपनी के जो सर्विसेज बाज़ार में मिलते हैं वो पहले सारे शहरों में कॉन्सेंट्रेटेड था, वो भी बड़े बड़े शहर में, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता के मसाले। आजकल जैसे हमने कहा पहले, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक ऑफिस खुल गया। तो आज फर्ज कीजिए मिज़ोरम, नागालैंड, इतना दूर शहरों, दूर स्टेट में भी हमारा दफ्तर खुला हुआ है। तो मैसेज ऑफ इंश्योरेंस, स्प्रेडिंग ऑफ इंश्योरेंस, बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस, which is basically to distribute the losses of the country among the insured, I think has been fulfilled quite substantially. के साथ ही हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है।